miss another update. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ पंचमक्कार शब्द के प्रणेता संदीप देव जी जुड़े हुए हैं। नमस्ते संदीप जी। आपका जो पंचमक्कार शब्द है वो बहुत प्रसिद्ध हो रहा है चारों तरफ। तो मैंने कहा कि आज आपसे मैंने कहा आज आपसे पंचमक्कारों के जो गुरु हैं कॉमरेड नेहरू, उनके बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि ये आपकी जो पुस्तक है ये मैंने पढ़ी। अभी मैं इसको एज रेफरेंस बुक पढ़ता रहता हूँ, ये कहानी कम्युनिस्टों की। अब ये नए कलेवर के साथ आया है और नेहरू की तस्वीर लगा दी गई है। अच्छा। ये तो ब्लूम्स ने रोक दिया था कि नेहरू छापने को तैयार नहीं थे कि नेहरू की तस्वीर इस पे नहीं जाएगी, और नेहरू को आपने कम्युनिस्ट क्यों लिखा। अच्छा। तो चूंकि मैं उनका एक दूध देने वाला दुधारू लेखक था, तो मैंने कहा मैं बाहर निकल रहा हूं। फिर वो छापने को तैयार हो गए, बोले मेरा नेहरू को हटा दीजिए। अच्छा। और फिर उन्होंने तो अब जब मैंने ब्लूम से लिया, मैंने लिया और आपने, दो ही लोगों ने तो पुस्तक ली है, बाकी तो सब आप जिसको बकैती कह सकते हैं वो बकैती ही होके रह गई। तो फिर हमने इसको पब्लिश किया और नेहरू को फिर मैंने सबसे ऊंचा रखा है। हाँ, दिख रहा है क्योंकि भारत में साम्यवादी आइडियोलॉजी को स्थापित करने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। ये आपकी ये पहला खंड है, और दूसरा खंड कब आने वाला है? दूसरा खंड पे अभी तैयारी चल रही है, क्योंकि जो दूसरा खंड 64 के बाद है, जिसको और संस्थागत किया इंदिरा गांधी ने, सारे आउटसोर्स किए कम्युनिस्टों को, तो उसमें लेकिन बाद में जो बंगाल और केरला का है उस पे बड़ा आश्चर्य है कि भारत में पुस्तक नहीं लिखी गई। बंगाल के 30 साल के कम्युनिस्ट के काले शासन को उजागर नहीं किया गया, और इसलिए मुझे रेफरेंस में बहुत दिक्कत आ रही है। और उस रेफरेंस के कारण 3 साल हो रहे हैं, 17 में ये किताब आई थी और मैं उस किताब को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। तो उस रेफरेंस के ढूंढने में अभी लगा हुआ हूं, और मुझे लगता है कि 2021 के अंत तक मैं इसको पूरा कर दूंगा। तो चलिए हम पंचमक्कारों के गुरु कॉमरेड नेहरू की बात कर लेते हैं। आपने अपनी पुस्तक में उनके जो प्रारंभिक जो जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिव ईयर्स, जिसमें उनकी कच्चे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा कम्युनिस्टों का, तो उसका आपने उल्लेख किया है। और थोड़ा इसके बारे में बताएं कि ये सबसे पहले कम्युनिस्टों के संगत में कब आए, कैसे तो ये सोवियत यूनियन गए, और सोवियत यूनियन के बाद से आने के बाद इनके कच्चे मन पर ऐसा पक्का प्रभाव पड़ा कि जिंदगी भर ये कम्युनिस्ट बने रहे। पहले तो मैं पाठकों से कहूंगा कि संजय जी और मुझे ब्लेम ना करें, क्योंकि जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे फिलिप स्प्रैट, उनकी तस्वीर है ये फिलिप स्प्रैट की, वो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, और मेरठ षड्यंत्र में उनको जो है दोषी पाया गया था। ये उनके लाइन है कि मैं जितना समझता था नेहरू उससे भी बड़े कम्युनिस्ट थे। तो ये हमें संजय जी, हम लोगों को कोई ब्लेम ना करे। नेहरू को कम्युनिस्ट पार्टी के एक संस्थापक ने कहा, यानी समझिए कि नेहरू जी किस हद तक कम्युनिस्ट थे। दूसरा कि मैं सबसे कहता हूं कि पढ़ना जरूर चाहिए, और सीताराम गोयल जी की किताब है जेनेसिस एंड ग्रोथ ऑफ नेहरूइज्म, कि नेहरूवाद कैसे बना, और वहां उन्होंने फिलिप स्प्रैट ने वो भूमिका लिखी है। उस पुस्तक की भूमिका से ये मैंने लिया है। फिलिप स्प्रैट ने उस पुस्तक में ये भूमिका लिखी है नेहरू पर। और नेहरूवाद जो है, सोच कर देखिए कि जब नेहरू यूरोप जाते हैं तो एक राष्ट्रवादी श्याम कृष्ण जी वर्मा से वो नहीं मिलते, वो कम्युनिस्ट एम.एन. राय से मिलते हैं। तो नेहरू की पूरी फिलॉसफी वहां से जो है वो ढुलमुल वाला रहा। और एम.एन. राय की जो पत्नी होती है, उनके थ्रू वो कॉमिंटर्न के संपर्क में आते हैं। कॉमिंटर्न मतलब कि उस समय जो सोवियत संघ था, वो सोवियत विचारधारा, वो कम्युनिज्म का, साम्यवाद का विचारधारा पूरी दुनिया में फैलाने के लिए कॉमिंटर्न एक विदेश विभाग की तरह काम करता था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, या दुनिया की कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी, वो उनके द्वारा लाइसेंस, मैं बहुत लेमन की भाषा में बात करता हूं, जब तक वो लाइसेंस नहीं देंगे
तब तक कोई कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट नहीं मानी जाएगी। तो जैसे हमारे जो हरे टिड्डे हैं उनकी जड़ अरब में, मक्का में है, उसी तरह हमारे जो लाल टिड्डे हैं ये कम्युनिस्ट, उनकी जड़ उस कम्युनिस्टन सोवियत संघ में था। और इसीलिए ये जो अवधारणा दी आपको आज शायद पुस्तक आज इन्होंने लिखा है शिवसेना के जो सामना में संजय राउत, जो जिनको दिमाग वर्बल डायरिया बहुत ज्यादा है, कि भारत कहीं सोवियत संघ की तरफ बिखर तो नहीं जाएगा। ये बिखरने की पूरी अवधारणा कम्युनिस्टों की है। और जो लीग था, मुस्लिम लीग, वो तो 2 मांग कर रहा था कि हमें पाकिस्तान दे दो। इन्होंने तो 17 टुकड़े चाहे थे। और इस 17 टुकड़े में से ये जो विचार पूरा है, जो संस्थागत विचार पैदा हुआ, वो नेहरू जी का था। और आपको एक और होगा, इसमें ये पहली किताब है जिसमें CIA का ये दस्तावेज इस्तेमाल हुआ है कि नेहरू, ये वो दस्तावेज है, ये CIA का कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज है जो बाद में डिक्लासिफाई किया गया, कि नेहरू कांग्रेस को खत्म करके कम्युनिस्ट पार्टी बनाना चाहते थे, वामपंथी पार्टी बनाना चाहते थे, क्योंकि सरदार पटेल का नियंत्रण पार्टी में बढ़ गया था, यानी राष्ट्रवाद की ओर पार्टी मूव कर रही थी 47 के बाद। लेकिन सरदार गुजर गए 50 में, और नेहरू को मौका मिल गया पूरी कांग्रेस को साम्यवादी बनाने का। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसी में मैं ये थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नेहरू का परिवर्तन हुआ, वैसे तो आपने इसमें लिखा है, पूरा वर्णन दिया है कि सन 27 में कैसे वो सोवियत यूनियन गए और वहां से आने के बाद फिर वो सोवियत यूनियन के गीत गाते थे। उन्होंने कांग्रेस में भी एक कम्युनिस्ट विंग बना लिया था। हाँ, वो कांग्रेस में विदेश विभाग की स्थापना करवा दिया उन्होंने। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस गांधी ने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया लोकतंत्र के विरुद्ध जाकर, आज तक कांग्रेस में नेहरू जो 3 या 4 बार जो प्रेसिडेंट बने, 1929, 1936, 1946, तीनों बार लोकतंत्र को कुचलकर, तीनों बार उनको वोट नहीं मिले थे, परंतु गांधी ने उनको बनाया। उस गांधी की विचारधारा को नेहरू लल्लो चप्पो की विचारधारा कहते थे। जब गांधी ने कम्युनिस्टों का विरोध किया तो वो जो नेहरू हैं वो लिखते हैं कि ये लल्लो चप्पो की विचारधारा है, यानी फुसलाने की विचारधारा है। ये इसके जरिए आप क्रांति नहीं पा सकते। क्रांति के लिए तो आपको बोल्शेविक क्रांति के रास्ते जाना होगा, कम्युनिज्म के रास्ते जाना होगा। और गांधी बहुत नाराज हुए। गांधी ने लिखा है कि तुम मेरा विरोध कर रहे हो। और उस वक्त मोतीलाल नेहरू का आगमन होता है और मोतीलाल नेहरू धमकी देते हैं एक तरह से गांधी को कि हम कांग्रेस तोड़ देंगे यदि नेहरू नहीं बने अध्यक्ष, मेरा बेटा अध्यक्ष नहीं बना। वंशवाद की शुरुआत भारतीय राजनीति में मोतीलाल नेहरू और नेहरू से होती है। और जो वोट नहीं मिला 1929 में नेहरू को, गांधी ने उन्हें अध्यक्ष बनाया, जवाहरलाल नेहरू को। और उसके बाद कांग्रेस में वो एक विदेश विभाग की स्थापना करते हैं जिसके जरिए वो जो है वो अपना एजेंडा बढ़ाना चाहते हैं। और यही नहीं, वो ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वो जो रिपब्लिकन आर्मी है सोवियत संघ का, उसके मेंबर थे नेहरू। आपको एक पोर्शन में पढ़ के सुनाता हूं जी, कि पंडित नेहरू ने यूरोप से लौटते ही कॉमिंटर्न के हित में न केवल कांग्रेस में कई प्रस्ताव पारित कराए जो संजय जी ने पूछे हैं, बल्कि भारत में कम्युनिज्म क्रांति के लिए वह यूरोप में कम्युनिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का सदस्य बनकर यहां लौटे थे। कम्युनिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर थे नेहरू। और गांधी जी के पत्र का पंडित नेहरू पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो गांधी को लल्लो चप्पो कह रहे थे। और वह जोर शोर से गांधीवाद की आलोचना और मार्क्सवाद की सराहना में जुट गए। जिस गांधी के आज गुण गाए जाते हैं कांग्रेसियों के द्वारा, वो समझ लें कांग्रेसी कि उनके जो नेहरू जी थे, उन्होंने गांधी को कितना पीड़ित किया, कितना उनको दुख पहुंचाया। और भारत विभाजन के टेबल पर जो गांधी सत्य के लिए जाने जाते हैं, सत्य के साथ प्रयोग, मैं सच बोलता हूं,
उस गांधी को नेहरू ने भारत विभाजन के टेबल पर झूठा कहा और गांधी रोने लगे। और ये किसी और ने नहीं लिखा, किसी बिपिन चंद्र सुमित सरकार थर्ड पर्सन ने, फर्स्ट पर्सन राम मनोहर लोहिया ने लिखा, जो उस टेबल पर बैठे हुए थे। भारत का एकमात्र समाजवादी जिसकी जड़ें भारत में है वो सिर्फ राम मनोहर लोहिया हैं। जयप्रकाश नारायण की भी जड़ें सोवियत संघ में थी, नेहरू की जड़ें भी सोवियत संघ में थी, और यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की जड़ें भी सोवियत संघ में थी। तो वो पूरा नेहरू वो विचार लेकर आते हैं और कांग्रेस का वामपंथीकरण करते हैं, कम्युनिस्ट बनाने का साम्यवादीकरण करते हैं, और गांधी रोते हैं। ये आपसे छुपाया जाता है। इसीलिए मैंने कहानी कम्युनिस्टों की लिखी, क्योंकि भारत के आधुनिक इतिहास को सिर्फ बिपिन चंद्र सुमित सरकार, जिनको सरकारी ठेका मिला इतिहास लिखने के लिए, उनके नजरिए से वो इतिहास नहीं जाना जा सकता। इतिहास को उस नजरिए से भी देखना होगा जो दबा दिया गया है। और जो संजय जी ने पूछा कि वो पूरे कांग्रेस को कम्युनिस्ट बनाने की फिराक में थे, लेकिन गांधी, इसलिए मैं गांधी से 100% सहमत नहीं हूं। गांधी महात्मा नहीं थे, गांधी वो एक पुस्तक भी मैं लिख रहा हूं, परंतु इस पुस्तक में आपको, और यही मेरी निष्पक्षता का आपको आधार है, इस पुस्तक में आपको गांधीवाद स्थापित होता है, क्योंकि गांधी नहीं होते तो नेहरू इसको कम्युनिस्ट बना चुके होते अपनी पूरी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसको ये भी बाद में अभी तो खैर हम आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि जब मैं 64 के आसपास पहुंचेंगे तब उस समय कहेंगे कि किस प्रकार संभवतः भारत कम्युनिस्ट बन चुका होता यदि चीन ने आक्रमण नहीं कर दिया होता। तो ये भी एक विचार आता है कई बार, और इसको हम बाद में लेंगे। अभी तो हम जो हमारा जो 1930 का दशक है उसमें आते हैं। नेहरू ने, जैसा आपने लिखा है इसमें, कि 1930 के दशक के सवाल एक पत्र का पोर्शन मैं आपको बता देता हूं। मैं एक पूरा कर लूं। हाँ, कह रहे हैं आपने जो लिखा है कि इसमें कि उन्होंने एक समाजवादी धड़े की स्थापना की, और जैसा आप कह रहे हैं लल्लो चप्पो की भाषा, आपने ये भी लिखा है कि वो गांधी के विचारों को दकियानूसी कहते थे। और उसके उपरांत भी 1936 के जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय उनको पुनः अध्यक्ष बनवा दिया गांधी ने। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा ये जो एक समाजवादी धड़ा बन रहा था, हम ये जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भी समाजवादी थे, तो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू, इनमें दोनों में समाजवाद के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार का रिश्ता था? रिश्ता ये था कि कम्युनिज्म से बोल्शेविक क्रांति उस समय दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति एक तरह से थी। हालांकि मैंने इस पुस्तक में ये साबित किया है, मैंने क्या साबित किया, पूरे रेफरेंस मौजूद हैं, कि बोल्शेविक क्रांति एक फॉल्स क्रांति थी। और जब क्रांति हो रही थी जिसका श्रेय लेनिन को दिया जाता है, लेनिन तो जर्मनी में बैठा हुआ था और पूरा एक फॉल्स क्रांति रच दी गई, परंतु उसका इम्पैक्ट दुनिया पे बहुत पड़ा कम्युनिज्म को के विकास में। तो उस समय का जो युवा है मन, उस पे भी पड़ेगा, इसमें नो डाउट। नेहरू और सुभाष में जो अंतर था, वो सुभाष आज जैसे हरे टिड्डे मक्का में अपना जड़ ढूंढते हैं, नेहरू अपना जड़ सोवियत संघ में ढूंढते थे। और इसका प्रमाण है कि 3 दिन के दौरे पर सोवियत रसिया जैसी ऐसी पुस्तक लिख दी कि आप 3 महीने ढूंढ के यात्रा करेंगे तो भी नहीं लिख पाएंगे। यानी उनको कम्युनिस्टों ने पूरे दस्तावेज उपलब्ध करा दिया और उसकी मार्केटिंग कर रहे थे कम्युनिस्ट और ब्रिटिश कम्युनिस्ट, जो ब्रिटेन के कम्युनिस्ट थे। सुभाष चंद्र बोस के साथ था कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवादी थे, कम्युनिज्म की वकालत वो करते थे, पर उनके अंदर राष्ट्रवाद था। वो एक बड़ी बात थी कि वो राष्ट्र को इग्नोर नहीं करते थे, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी इग्नोर करती है, राष्ट्र को इग्नोर करती है। देखा जाए तो साम्यवाद की अवधारणा अगर आप देखें, छोटा आज का उदाहरण दो कि साम्यवाद एक से लेकर दूसरे को देने का, मोटा मोटा मैं बता रहा हूं, दूसरे को देने का की अवधारणा वो कांग्रेस ने भी दिया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं। पर नरेंद्र मोदी में है कि राष्ट्र की वकालत करते हुए राष्ट्र को के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस का की जड़ें कहीं आज वेटिकन में गड़ी हुई थी।
यही अंतर था नेहरू और सुभाष में। और गांधी ने यहां पर एक डिवाइजिव रोल लिया। गांधी को यह पता था कि नेहरू की पकड़ कांग्रेस पर नहीं, मैं जो कहूंगा उसके हिसाब से ही चलना होगा, परंतु कांग्रेस पर सुभाष की पकड़ तेजी से बढ़ती जा रही है। और सुभाष अगर कांग्रेस को अपनी तरफ से लीड कर ले गए, अध्यक्ष भी बने सुभाष, और दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से अध्यक्ष बनने के बावजूद सुभाष काम ना कर पाए, गांधी ने एक तरह से अनशन जैसी हालात पैदा कर दिया। उनके ही मंत्रिमंडल के लोग, सुभाष के ही जो कांग्रेस पार्टी के लोग, उनकी अपने अध्यक्ष की बात नहीं मानते थे और उनको इस्तीफा देना पड़ा। गांधी ने मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए। तो गांधी को यह भय था कि कहीं सुभाष के कंट्रोल में कांग्रेस आ गया, और गांधी कांग्रेस को अपनी पॉकेट समझते थे। तो ये कांग्रेस कम्युनिज्म के रास्ते चला जाएगा, और इसीलिए उस युवा मन पर जो सुभाष का प्रभाव था उसको समाप्त करने के लिए नेहरू को गांधी ने आगे बढ़ाया कि ये आदमी ढुलमुल है, इसके रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये मेरे ही वोट पे चलेगा, मेरे ही विचार पे चलेगा। कम्युनिज्म को लोग पसंद कर रहे हैं आज की युवा, तो वो सुभाष की ओर ना जाके नेहरू की ओर मुड़े, और नेहरू को तो जो कहूंगा वो पॉकेट में वो चलेगा। तो गांधी ने यहाँ पे डिवीजन का रोल खेला। ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आगे जाके इस तरह खुले में कि क्यों नेहरू और सुभाष में से नेहरू को चुनना पड़ा, गांधी ने नेहरू को क्यों चुना। और आपको आश्चर्य होगा कि गांधी नेहरू से इतने आहत थे कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता तक छोड़, वो इतने आहत थे। वो एक लिखते हैं पत्र, देखिए वो कह रहे हैं, तुम बहुत तेजी से भागे चले जा रहे हो। गांधी का पत्र है ये, दिसंबर 1927 में जब वो लौटे हैं, नेहरू रूस से लौटे हैं, तब वो कह रहे हैं गांधी, तुम बहुत तेजी से भागे चले जा रहे हो, तुमको विचार करने और यहाँ के वायुमंडल के अनुकूल होने के लिए कुछ देर तक ठहरना चाहिए। यानी तुम पर रशिया का प्रभाव है, और यही नेहरू अंत तक करते हैं कि वो भारत के वायुमंडल से सामंजस्य नहीं बैठा पाते, भारत से सामंजस्य नहीं बैठा पाते, इसलिए कभी कभी कहते हैं वो एक्सीडेंटल हिंदू। और ये गांधी लिख रहे हैं कि तुमको यहाँ के वायु के अनुकूल होने के लिए कुछ देर ठहरना चाहिए। और वो कह रहे हैं बहुत से प्रस्ताव जो तुमने पास करा लिए हैं, कांग्रेस में सोवियत संघ कम्युनिज्म से जुड़े हुए प्रस्ताव इन्होंने पास करा दिए। तो गांधी लिख रहे हैं कि बहुत से प्रस्ताव तुमने पास करा लिए हैं, कुछ काल के लिए रोके जा सकते थे, उसका समय अभी नहीं आया था, कम से कम 1 वर्ष के लिए तो रोक ही सकते थे। तुम्हारा रिपब्लिकन आर्मी में सम्मिलित हो जाना एक उतावलापन है। गांधी के इस पत्र के अलावा पूरे इतिहास में कहीं ये नहीं दर्शाया गया कि रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर बनकर आए थे नेहरू, और इसे मार्क्सवादी, नेहरूवादियों को कहा जाता है फैबियन समाजवादी। ये सबने इसको छुपाया है, क्योंकि नेहरू के उस जो कैरेक्टर गढ़ा गया है उसमें वो एक डॉट की तरह है। तो ये गांधी के पत्र में है। इस पर भी मैं तुम्हारे इन काम को इतना बुरा नहीं मानता जितना तुम्हारा शरारती और गुंडों को प्रोत्साहित देना। और गुंडा शब्द किया यूज गांधी ने, कांग्रेस में गुंडागर्दी बढ़ा रहे थे नेहरू। जो लोग ये असहिष्णुता की बात करते हैं कि आज बढ़ाए हैं नरेंद्र मोदी, आज के समय में ये पार्टी के अंदर गुंडागर्दी का, और इसीलिए राहुल गांधी कभी सीताराम केसरी को उठाकर फेंक देते हैं, कभी नरसिम्हा राव को ठीक से जलने नहीं देते, कभी करता है उसको मारकर भगा देते हैं पार्टी से। ये गुंडागर्दी की शुरुआत नेहरू ने किया गांधी के पत्र के हिसाब से। फिर गांधी लिखते हैं 17 जनवरी 1928 को, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम मेरे विरुद्ध और मेरे विचारों के विपरीत खुला युद्ध आरंभ कर दोगे। और ये गांधीवाद की आज बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसको पाठकों को समझना होगा। यदि मैं गलत हूं तो निसंदेह मैं देश को न पूरी की जाने वाली हानि पहुंचा रहा हूं। गांधी को वही कहा, अगर मैं गलत हूं तो मैं हानि पहुंचा रहा हूं, और यह जानकर तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरे विपरीत विद्रोह कर दो। यानी नेहरू विद्रोह को, गांधी के विरुद्ध विद्रोह को हवा दे रहे थे, और ये सब गांधी के पत्र में है। पर गांधी ने ये देख लिया कि ये आदमी रीढ़विहीन है, ये मेरे हिसाब से चलेगा, और फंड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। ये भी आपको बहुत कम लोग जानते हैं। और मोतीलाल नेहरू
और गांधी की जो सोच थी कि सुभाष को अगर धकेलना है तो नेहरू को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि युवा कम्युनिज्म की तरफ जा रहा है। और सरदार पटेल की आयु बहुत हो चुकी थी, नेहरू से बड़े थे उम्र में, तो यूथ जो है डाइवर्ट कैसे होगा नेहरू की तरफ, ये खेल किया गांधी ने। और इसीलिए गांधी को सुभाष कभी पसंद नहीं आया, ताकि वो खुले मन से तारीफ भी करते थे। नेहरू को लेकर उनका था कि ये रीढ़ भी है, इसको जब चाहे अपनी जेब में डाल सकते हैं। जी तो बड़ी आपने ये रोचक बात बताई। अब इसके बाद फिर जब 1936 के चुनाव हो जाते हैं और जब स्थितियां इस प्रकार की बनती हैं कि दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है, और दूसरे विश्व युद्ध आरंभ होने के समय सुभाष जी जो है वो ये चाहते थे कि हम किसी भी प्रकार का ब्रिटेन के साथ सहयोग ना करें, और इसी बिंदु पर उन्होंने अंततः इस्तीफा दिया। और उस समय गांधी ब्रिटेन के साथ सहयोग करने के पक्षधर थे। अब अचानक क्या होता है कि जब विश्व युद्ध छिड़ जाता है तब नेहरू जी कहीं घूम रहे होते हैं विदेश में, और वापस आके और एक तरह से बलात् मजबूर कर देते हैं गांधी को कि समर्थन वापस लेके, और समर्थन वापस क्या ले लिया जाए कि सारी की सारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को उन्होंने रिजाइन करवा दिया। और इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती, जो मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है ब्रेकिंग इंडिया में, क्योंकि उससे मुस्लिम लीग का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया खेल खेलने का। और अपनी जो मिनिस्ट्रीज थी, जैसे असम की मिनिस्ट्री थी, वो चली गई मुस्लिम लीग के पास में। वो सादुल्ला जो था लीगी, जबरदस्त एक जो लीगी था, वो वहाँ का प्रीमियर बन गया। और इसी तरह से बाकी सब जगह, और मुस्लिम लीग वाले खुश हुए कि हमें बैठे बैठाए अंधे के हाथ बटेर लग गई। इसमें पूरा का पूरा रोल हमारे कॉमरेड का था। तो ये जो कॉमरेड का रोल था, ये मुझे तो लगता है कि संभवतः कॉमेंटर ने करवाया होगा। हाँ, ये इसमें तो मैं आपको बताऊं कि ये लिखा है इन्होंने, फिलिप स्प्रैट ने लिखा है कि ये आगे के लिए है, पर वो आपको पूरी चीजें समझ में आई कि वो कम्युनिस्टों के हर मांग को मानते चले जा रहे थे, ये लोग उसको आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। और मैं यहाँ पे तीनों का एक द्वंद आपको समझाना चाहूंगा कि जब 1939 में भारत को भी युद्ध में शामिल कर दिया गया, ब्रिटेन ने शामिल कर दिया, तो तीन माना स्थिति उभरी, गांधी, नेहरू और सुभाष। अब गांधी का मानना था कि मित्र देश जो हैं वो फांसीवादी जर्मनी से अपना लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हमें ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि यह साम्राज्यवादी युद्ध है और ये ब्रिटेन के नेतृत्व में मित्र राष्ट्र हैं और ध्रुवीय राष्ट्र दोनों अपनी औपनिवेशिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं, हमें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू का मत था कि माओ से तुंग के स्टाइल में हमें चलना चाहिए और कम्युनिज्म की राह पर चलते हुए इस युद्ध को पूंजीवाद बना, सर्ववाद बना के इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए वो जो है कहते हैं कि स्वतंत्रता मिलने से पूर्व न तो युद्ध में होना चाहिए, न ब्रिटेन की मजबूरी का लाभ उठाकर देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ना चाहिए। यानी वो अपनी ढुलमुल नीति का फिर से परिचय दे रहे हैं कि हमें युद्ध में भी नहीं शामिल होना, हमें ब्रिटेन को नुकसान भी नहीं पहुंचाना। जबकि सुभाष साफ कर रहे थे कि हमको ब्रिटेन को बाहर धकेलने का ही अवसर है। और यहां आपको बताऊं कि जब 42 का आंदोलन शुरू होता है, ये गांधी अपनी भाषण में कहते हैं कि एक दिन समझ में आएगा ब्रिटेन को कि मुझसे बड़ा उनका कोई मित्र नहीं। तो ब्रिटेन के प्रति जो ये पूरी सिंपैथी थी इनकी, नेहरू की और गांधी की, वो इस सिंपैथी को थोड़ा आगे इसमें ये समझिए कि जब संजय जी आप अपना घर से कहीं घूमने जाएंगे तो घर की चाबी किसको देंगे? स्वाभाविक बात है अपने पुत्र को देंगे, अपने शासक को देंगे। ब्रिटेन के लिए ये वही भूमिका अख्तियार कर रहे थे। और सुभाष की लाइन दूसरी थी, कम्युनिस्टों की जो लाइन थी वो ढुलमुल वाली थी। ढुलमुल वाली क्यों थी? यहां मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर है स्टालिन। लोग फांसीवाद जर्मनी को
और हिटलर को गाली देते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर कोई ये नहीं जानता कि 23 अगस्त 1939 को क्रेमलिन में जर्मन सोवियत संघ नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ। विश्व युद्ध में जर्मनी हिटलर कूदा ही इस भरोसे, क्योंकि रशिया ने लिखित में यह आश्वासन दिया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। और रशिया और जर्मनी का नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ, जिस पर सोवियत संघ के तत्कालीन विदेश मंत्री मोल्टोव, जर्मनी के विदेश मंत्री जोमिच वान रिनट्रॉप ने हस्ताक्षर किया था। तो कम्युनिस्टों की जो आप कह रहे हैं वो ढुलमी लिए थी कि शुरू में कम्युनिस्ट जर्मनी के पक्ष में लॉबिंग कर रहे थे, क्योंकि जर्मनी और सोवियत संघ ने समझौते किए और इसके एवज में पोलैंड पर जब हमला किया जर्मनी ने, पूर्वी पोलैंड पे, तो पश्चिमी पोलैंड पे हमला करके स्टालिन ने पोलैंड को जीता। ये तो अंत में जब हिटलर हमला करता है सोवियत संघ पे, तब यहाँ के कम्युनिस्टों की लाइन बदल जाती है कि फांसीवादी है हिटलर जर्मनी, वरना वो जर्मनी के हितैषी थे। यहाँ के कम्युनिस्ट झूठ बोलते हैं। वो मैंने वो फोटोग्राफ लगाया है जब ये समझौते कर रहे हैं, और वहां से कॉमिंटर्न से पत्र आ रहे थे, वो पत्र भी मैंने इसमें उल्लेखित किया है, और सूचना आ रही है आपको ब्रिटेन का विरोध करना है, क्योंकि ब्रिटेन जर्मनी से लड़ रहा है, मित्र राष्ट्र ध्रुवी राष्ट्र से लड़ रहे हैं। तो फर्स्ट पोर्शन में ये ब्रिटेन का विरोध करते हैं, लेकिन जब जर्मनी सोवियत संघ पे हमला करता है तब ये कहते हैं पूरे आंदोलन को कि ब्रिटेन के पक्ष में उतर आइए। यानी कम्युनिस्ट दोगले हैं, ये बार बार साबित करते हैं। और कम्युनिस्ट वही लाइन लेते हैं जो सोवियत कम्युनिस्ट लाइन लेने के लिए कहता है। आपको इसमें आप बताऊं कि मैंने पूरी तरह से कि शुरू में तानाशाह हिटलर की नाजी पार्टी जर्मनी में जरा भी लोकप्रिय नहीं थी। वो समाजवाद के नाम पे जर्मनी में, वो भी जो आता है हिटलर, वो भी समाजवाद के नाम पे। तो कम्युनिस्टों की तानाशाही, इसलिए आप देखेंगे एक वर्ड की आपको हिटलर से नफरत है तो आप नाजी क्यों नहीं कहते हो कि आप फासिस्ट कहते हो। फासिस्ट तो मुसोलिनी की पार्टी का नाम था, क्योंकि उसमें समाजवाद लगा हुआ है। ये इतने बड़े प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं कि आज उत्तर कोरिया के जो का तानाशाह, उसको आप पूरी मीडिया देखोगे, तानाशाह किम जोंग उन, पर कोई ये नहीं बताता कम्युनिस्ट है ये। तो इसीलिए वो पोर्शन छुपा लिया जाता है कि भारत के कम्युनिस्ट हिटलर हितैषी थे वर्ल्ड वार के फर्स्ट फेज में, और इसीलिए उस वक्त वो ब्रिटेन का विरोध कर रहे थे। और जब वो सोवियत संघ ने हमला कर दिया, सोवियत संघ पर हमला कर दिया जर्मनी ने, तब वो ब्रिटेन समर्थक बन गए। भारत कम्युनिस्टों के माइंड में कभी था ही नहीं, भारत के प्रति उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं थी, और भारत को तो टुकड़े टुकड़े में तोड़ने की वकालत वो कर रहे थे, और ये पूरे दस्तावेज। इसी में मैं गंगाधर अधिकारी की जो थीसिस है, गंगाधर अधिकारी पोजीशन पेपर, जो उन्होंने भारत को 17 टुकड़ों में बांटने की वकालत की थी और उसको बाकायदे ब्रिटेन के सामने और कैबिनेट मिशन के सामने भी रखा था उन्होंने, उसका मुझे नेहरू जी की तरफ से कोई आधिकारिक विरोध नहीं दिखाई पड़ता है। और वस्तुतः आज तक कम्युनिस्ट पार्टी के किसी भी धड़े ने गंगाधर अधिकारी रिपोर्ट, जो उस समय 1942 में सबमिट हुई थी सबसे पहले, और क्रिप्स के सामने हुई थी और बाद में कैबिनेट मिशन के सामने भी हुई थी, ये उनका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सीपीआई का, अनडिवाइडेड सीपीआई का, जो अब सैकड़ों धड़ों में बटी हुई है। लेकिन उसके एक भी धड़े ने आज तक उस गंगाधर अधिकारी पोजीशन पेपर का खंडन नहीं किया है। और ये मेरी एक प्रस्तावना है, मतलब ये मैं प्रस्ताव रख रहा हूं आपके सामने कि मैं ये मानता हूं कि अपने अंतर मन में नेहरू जी को भी इस प्रस्ताव से कोई आपत्ति नहीं थी, और इसी कारणवश उन्होंने भारत के विभाजन को बड़े ही सहज रूप में स्वीकार कर लिया। जबकि पूरा देश, यदि एक भी आह्वान हो जाता गांधी जी का, जो कि नहीं हुआ, तो वो पूरा देश जो है वो खड़ा हो जाता विभाजन के विरोध में, और फिर अंग्रेजों के लिए और मुस्लिम लीग के लिए संभव नहीं हो पाता कि किसी भी प्रकार देश को विभाजित कर पाए।
लेकिन ऐसा न करके उन्होंने विभाजन को बड़े ही सहज रूप से स्वीकार कर लिया, क्योंकि उससे जो उनके हित थे, और वो हित ये था कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, वो हित साधना बड़े ही स्वाभाविक रूप से हो रही थी। आपका इसके बारे में, मेरे इस विचार के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपने सुना मेरा प्रश्न? नहीं, एक बार फिर से दोहराते। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो गंगाधर अधिकारी पोजीशन पेपर है, ये गंगाधर अधिकारी पोजीशन पेपर 1942 में ही आ गया था, जिसमें भारत की 17 टुकड़े में विभाजित करने की प्रस्ताव किया गया था। मेरा ये मानना है, ये मेरा विचार है कि इस प्रस्ताव से कहीं न कहीं नेहरू जी भी अंतर मन से सहमत थे। उन्होंने इसका कभी विरोध नहीं किया। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर ने इसके विरोध में कहा, गांधी ने इसके विरोध में कहा, नेहरू जी का कोई भी किसी भी प्रकार का वक्तव्य इसके विरोध में नहीं दिखाई पड़ता है। और संभवतः यही कारण था कि अंतर मन से वो मानते थे कि भारत जो है वो अलग-अलग टुकड़ों का देश है, एक देश नहीं है। इसीलिए उन्होंने भारत के विभाजन को अत्यंत सहज रूप से स्वीकार कर लिया। उससे उनका भी हित साधन होता था, वो प्राइम मिनिस्टर बनते थे। और यदि नेहरू या गांधी एक आवाज़ लगा देते भारत की जनता को कि विभाजन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, हमें स्वीकार नहीं है, तो पूरी जनता खड़ी हो जाती यहाँ की, भारत की, और विभाजन उस समय नहीं होता। ये मैं नेहरू जी के बड़े खास रहे सहयोगी, बाद में नेहरू के विरोधी हो गए, मैं उनसे ही इस वक्तव्य की, आपकी इस वक्तव्य की पुष्टि जो है उनसे कर देता हूं। राम मनोहर लोहिया से, राम मनोहर लोहिया ने भारत विभाजन के गुनाहगार में लिखा है कि माउंटबेटन के भारत आने से पहले ही नेहरू भारत विभाजन के पक्ष में हो गए थे। माउंटबेटन योजना बाद की है, माउंटबेटन भारत में बाद में वायसराय बन के आते हैं। नेहरू पहले भारत विभाजन के पक्षधर हो गए थे, ये राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। और राम मनोहर लोहिया ने उदाहरण दिया कि मैं और नेहरू एक बार पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल की तरफ गए। वहां की दलदली भूमि देखकर नेहरू ने कहते हैं कि इस भूमि के लिए हम लड़ेंगे, इस भूमि को हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि इस व्यक्ति के मन में पहले से ही विभाजन के बीज अंकुरित हो गए थे। और आपको नेहरू सिंगापुर में पहले ही माउंटबेटन से मिल चुके थे, ये आप लोग जानते हैं, जो फ्रीडम एट मिडनाइट के ऑथर्स ने इसको लिखा है। और बाद में क्रिप्स के जरिए किस तरह से सूचना पहुंचाई गई और किस तरह से विभाजन की रणनीति बनाई गई, पहले ही इसकी तैयारी ली गई थी, वो फ्रीडम एट मिडनाइट में साफ साफ पता चलता है। बाद में जब उनके जो नेहरू के जो मंत्रिमंडल में ये थे, मेनन जो थे, मेनन किस तरह से भेजते हैं क्रिप्स तक, ये पूरी जाती है कि भारत विभाजन के लिए और माउंटबेटन को लाना है, ये नेहरू ने मैसेज पहुंचाया। उस समय लॉर्ड तैयार नहीं थे, लॉर्ड वेबल इसमें एक बड़े अवरोध बने हुए थे। तो लॉर्ड वेबल को हटाकर माउंटबेटन को लाना है, ये नेहरू ने मैसेज पहुंचाया। और ये बात ये फ्रीडम एट मिडनाइट में आएगी। और वो जब माउंटबेटन आते हैं तो जो पहले से विभाजन की मानसिकता को जो नेहरू तैयार हो चुके थे, उसको माउंटबेटन ने रूप दे दिया। और इसीलिए विभाजन के टेबल पर जब गांधी बैठते हैं, नेहरू बैठते हैं, राम मनोहर लोहिया बैठते हैं, तो सब ये राम मनोहर लोहिया लिख रहे हैं कि गांधी कहते हैं कि मुझे तो तुमने बताया नहीं कि तुमने विभाजन की बात मान ली। तो नेहरू कहते हैं गांधी को कि मैंने आपको बताया था। तो गांधी कहते हैं मैं जीवन में झूठ नहीं बोलता, मुझे तुमने नहीं बताया था। तो नेहरू गांधी पर चिल्लाते हैं। ये तो राम मनोहर लोहिया के भारत विभाजन के गुनाहगार 100 पेज की किताब है, लोग पढ़ लें इसको, कि नेहरू भारत विभाजन की मानसिकता को पहले ही बना चुके थे, कम्युनिस्ट थे,
और चूंकि स्टालिन की अवधारणा थी कि एक राष्ट्र में कई राष्ट्र जीवित होते हैं, उनका स्टालिन का था कि उसकी परिभाषा बताता हूं, किसी सांस्कृतिक संप्रदाय में समाया मनोवैज्ञानिक ढांचा धर्म के आधार पर आत्मनिर्णय का अधिकार देता है, और यही आत्मनिर्णय का अधिकार आज ये जवाहरलाल नेहरू से लेकर जामिया से लेकर एएमयू में मांगा जा रहा है। ये आत्मनिर्णय का अधिकार यानी राष्ट्र को तोड़ने का अधिकार ये देता है, और इसी को आगे बढ़ा रहे थे नेहरू, और वो विभाजन की मानसिकता को पूरी तरह से तैयार थे। इसके दस्तावेज उपलब्ध है, जो टेबल पर बैठे राम मनोहर लोहिया का कथन उपलब्ध है, पुस्तक उपलब्ध है, और मिडनाइट फ्रीडम एट मिडनाइट, उसमें माउंटबेटन का जो बायोग्राफी लिखा गया है एक तरह से, उसमें भी ये बात उपलब्ध है कि माउंटबेटन को तो बुलाया गया था भारत विभाजन के लिए, नेहरू ने मैसेज दिया था यहां से। तो नेहरू तो भारत विभाजन के पक्ष में थे ही, वो कम्युनिस्टों का विरोध कैसे करते? और कम्युनिस्टों ने 1943 के पार्टी अधिवेशन में जो प्रस्ताव रखे थे, वो मेरी किताब के 157 नंबर पेज पे डिट्टो वो सारे प्रस्ताव दिए गए हैं, और कल को ये इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने नंबूदरी पाक को कोट किया। नंबूदरी पाक की भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पे एक बड़ी अच्छी किताब है। वो नंबूदरी पाक साफ साफ लिखते हैं, वो लिख रहे हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पाकिस्तान निर्माण के पक्ष में भारत विभाजन के समर्थन में एक गलती हुई थी, जिससे मानस पे असर पड़ा। ये तो नंबूदरी पाक ने लिखा है, इनके सबसे बड़े आइकन। तो कम्युनिस्ट तोड़ना चाहते थे, मुस्लिम लीग ने तोड़ा ही, और नेहरू भी तोड़ना चाहते थे, और यही तीनों विचारधारा आज भी तोड़ना चाहती है। हरे तोड़ना चाहते हैं, लाल तोड़ना चाहते हैं, और फैबियन समाजवादी, मार्क्सवादी, नेहरूवादी जो आड़ ले रहे हैं, जो सो कॉल्ड जो आपको पत्रकार से लेकर एकेडमिया वर्ल्ड के लोग हैं, वो भी भारत तोड़ना चाहते हैं। इसलिए भारत तेरे टुकड़े होने को वो जस्टिफाई करते हैं। तो ये तीन विचारधारा ये तो तोड़ना चाहती थी, इसमें तो कहीं मतलब कोई संशय ही नहीं है, दस्तावेज उपलब्ध। जी, तो अब आ जाते हैं आपकी स्वतंत्रता के बाद क्या होता है। स्वतंत्रता के बाद किस तरह से नेहरू जो है ये पूरी तरह से साम्यवादीकरण करते हैं। वो स्टालिन तो वैसे उनको कुछ नहीं मानता है, उनको तो दुत्कारता है, लेकिन वो स्टालिन के प्रशंसक बने रहते हैं और स्टालिन की तर्ज पे ही पूरी तरह से चलाना चाहते हैं अपने समाज को, और वही सारे कार्यकलाप करते हैं। इसके बारे में आप बताएंगे किस तरह से उन्होंने पूरी तरह से, जहाँ तक जब 1955 में जो अवाड़ी का अधिवेशन होता है जिसमें सोशलिस्ट रेजोल्यूशन AICC में पास किया जाता है, उस समय तक का जो प्रसंग है उसके बारे में कुछ बताएं। इसमें कम्युनिस्ट का जो चरित्र है वो तो दोगला चरित्र है, इसमें नो डाउट। अब कम्युनिज्म में वो जो मैंने आपको इसमें जो पूरा इनके जो पेपर प्रस्तुत किए हैं, जो थ्योरी है कि सबसे पहले क्या करना है हमें कि भारत में भारत का जो सबसे बड़ा आंदोलन है कांग्रेस, उसको कम्युनिज्म के राह पे ले जाना है। आवाज आ रही है? हेलो संजय जी, आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है। सबसे पहले तो कांग्रेस को ले जाना है। जब कांग्रेस का कम्युनिस्टीकरण कर देंगे तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट में जब चुनना होगा हमें तो कम्युनिस्ट को चुनेंगे। ये इनकी थ्योरी है। लड़ने के लिए भी थ्योरी थी कि पहले हमें यहां से आपस में जो ब्रिटेन है या जर्मनी है या यहाँ के हिंदू मुसलमान है, इनके में हमें मुस्लिम के पक्ष में रहना है, हिंदू को हटाना है, और बाद में जब दो बचेंगे तो हम आपस में फड़िया लेंगे। ये वाली इनकी थ्योरी है। अब जब आजादी मिल गई तो स्टालिन ने नेहरू की आजादी को मानने से इनकार कर दिया। अब नेहरू ने सोचा जिंदगी भर तो इनके मैंने जूते उठाए कम्युनिज्म के, तो अब ये मुझे क्यों नहीं मान्यता दे रहे। तो इसमें भी मैंने नंबूदरी पाक को कोट किया, क्योंकि कम्युनिस्टों को कम्युनिस्टों के ही रेफरेंस से मारा जा सकता है, वरना तो आपको कहेंगे वो संघी है, ये है, वो है, पता नहीं क्या कहेंगे। तो नंबूदरी पाक कहते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तेलंगाना के संघर्ष से शिक्षा लेने के बजाय पूरे देश में तेलंगाना की घटना को दोहराने का प्रयास किया गया। इस प्रकार पूरे देश में तेलंगाना के मॉडल पर राज्य सत्ता स्थापित कर नेहरू सरकार का तख्ता पलटने की नीति अपनाई गई।
अब नेहरू के सत्ता को पलटने की नीति अपनाई गई पूरे देश में। ये पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद के इतिहास से छुपा लिया गया है कि भारत में एक सशस्त्र क्रांति करके नेहरू केंद्र सरकार को पलटने का प्रयास किया गया। इस पर पूरा तीसरा अध्याय है मेरी पुस्तक कहानी कम्युनिस्टों की में। और स्टालिन का जो लाइन था उसके आधार पर यह तय किया गया कि हम भारत की मौजूदा स्थिति यानी नेहरू की सरकार को तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि वहां समाजवादी क्रांति सफल नहीं हो जाती। ये तो ब्रिटेन की सरकार है, ब्रिटेन द्वारा ये साम्राज्यवादी सरकार है। और नेहरू की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए उस समय जोशी को हटाया कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने महासचिव से और रणदीवे को महासचिव बनाया और रणदीवे ने सशस्त्र क्रांति का नारा बुलंद किया। तेलंगाना के कई गांवों पे कब्जा करके वहां एक पैरेलल सरकार स्थापित कर दी गई, वही नंबूद्रीपाद लिख रहे हैं। और उसी तरह भारत में नेहरू सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए रेल बंद करने से लेकर सशस्त्र क्रांति बुलेट वाली क्रांति करने की योजना बनाई, परंतु सरदार पटेल आरे आ गए। और इसीलिए आज तक कम्युनिस्ट सरदार पटेल को इज्जत नहीं देते, क्योंकि अगर सरदार पटेल गृह मंत्री नहीं होते तो ये भारत को भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो में से एक नॉर्थ कोरिया बना चुके होते, आपको वियतनाम बना चुके होते सोवियत संघ के, और ये सब कॉमिंटर्न से मान्यता प्राप्त करते। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ की ये दो ही लड़ाई थी, आधा जहां क्रांति होती थी आधा पश्चिमी हिस्सा पूंजीवाद अमेरिका की तरफ, पूर्वी हिस्सा साम्यवाद रसिया की तरफ, और भारत के फिर दो टुकड़े कर देते। लेकिन ये सरदार पटेल आरे आ गए। तीसरा मैंने आपको तीसरा अध्याय ही इस पर पूरा दिया है कि कैसे इन्होंने जो है क्रांति की योजना बनाई और ये योजना फेल हो गई। और ये है बीटी रणदीवे, और आज भी रणदीवे की याद में जिसने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, पूरा स्मारक बना के रखा है इन्होंने केरल में, ये भूले नहीं है, केरल में स्मारक है उनका। तो नेहरू को तब लगा कि हमको ये तो हटाना चाह रहे हैं, पर नेहरू अंदर से कम्युनिस्ट जो होता है अधकचरा कम्युनिस्ट, वो समझता नहीं है। और उधर स्टालिन जो है इनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को राजदूत बनाकर सोवियत संघ में पहला भेजा था। विजय लक्ष्मी पंडित को मिलने के लिए 1 मिनट का समय नहीं दिया जब तक विजय लक्ष्मी पंडित वहां रही राजदूत। और विजय लक्ष्मी पंडित को रसिया से बाहर निकलना पड़ा, एक भारत के राजदूत का अपमान हुआ। और ताज्जुब है कि भारत की संसद में नेहरू अपने राजदूत, अपनी सरकार, अपने संसद, अपने संविधान की गरिमा की जगह स्टालिन की वकालत कर रहे थे। ये तो संसद में उस समय का बहस निकालने लोग देख लेंगे, स्टालिन की वो वकालत कर रहे थे। और छोटा सा फर्नीचर खरीद के नाम पे कि पूंजीवादी देश से फर्नीचर खरीदा, विजय लक्ष्मी पंडित को वहां से जाना पड़ा। तो नेहरू तो इतने एहसान फरामोश थे कि भारत की जो सत्ता उनको मिली उस सत्ता को भी वो एक बार स्टालिन कह देता तो दे देती, ये स्थिति थी उनकी। वो तो सरदार पटेल थे आरे आए हुए, और सिर्फ हम लोग यही जानते हैं कि 562 रियासत को सरदार ने एकीकृत किया। हम ये नहीं जानते आज की पीढ़ी कि सरदार ने भारत में एक सशस्त्र क्रांति को कुचला जिसका दर्द आज तक कम्युनिस्टों को होता है, वरना भारत भी उस समय कम्युनिस्ट देश हो चुका होता। पूरे तेलंगाना में एक मॉडल ही इन्होंने बना लिया था जहां इनके नोट चलते थे, इनकी शासन व्यवस्था चलती थी, इनके फैसले चलते थे, पूरी एक सरकार बना के रखा था इन्होंने। और वहां भी रजाकरों, ये जो ओवैसी है, रजाकरों ने बंदूक उपलब्ध कराया था। तो भारत में एक बात और आपको समझ में आएगा कि भारत में लाल और हरे यानी कम्युनिस्ट और एम जो मुस्लिम है, इनका कॉम्बिनेशन हमेशा मिलकर काम किया है। और वही आज उमर खालिद और कन्हैया या रवीश कुमार या और सरजील इमाम वो आज भी कर रहा है। जब एमएन राय ने 25 में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई पूरे पंजाब को काटने की, तो उसमें सोवियत संघ से ट्रेन भर के हथियार आए और साथ में कौन लोग थे लड़ने के लिए? मुजाहिर। जब ये जो सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई भारत में, तो कौन लोग साथ में आए? तेलंगाना में रजाकर और कम्युनिस्ट। भारत विभाजन में कौन लोग साथ आए? जिन्ना और सीपी जोशी, कम्युनिस्ट और जिन्ना। तो ये दोनों फैक्टर भारत के इतिहास में साथ मिलकर काम कर रही है। इसीलिए आज भी आपको उमर खालिद कन्हैया एक दिखेगा, रवीश कुमार और आपको
शर्जील इमाम एक दिखेंगे, क्योंकि उनका ये मानना, ये थ्योरी इस किताब में मैंने दिया कि पहले हम मूल शत्रु को हराएं, जो हिंदू और भारतीय हैं, जो भारत को तोड़ना है। जब उसको परास्त कर देंगे तो हम आपस में फिर निपटेंगे कि कौन है। फिलहाल हम कॉमन शत्रु को परास्त करें, और यही कांग्रेस में कम्युनिस्टों के घुसने की योजना का एक प्रारंभिक चरण था कि पहले हम कांग्रेस का साम्यवादीकरण करें। तो ये उस पूरी थ्योरी को जीते हैं। हम लोग चूंकि नहीं समझ पाते, क्योंकि ना तो हमें वो एनसीईआरटी में इतिहास दिया गया, कोई इतिहास ही नहीं है हमारे पास। उसी इतिहास के आधार पर हमारे सारे एग्जामिनेशन होते हैं, तो हमारे बच्चों को, हम सबको रटना वही पड़ता है। धीरे धीरे वही मानस तैयार होता जाता है। इस इतिहास को कहीं गर्त में धकेल दिया गया, और इसीलिए कहानी कम्युनिस्टों की पार्ट 2 लिखने में मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसके जो स्वाभाविक परिणति उन्होंने की, वो कांग्रेस को एक तरह से आधिकारिक रूप से उन्होंने समाजवादी पार्टी बना दिया। और 1955 के जो अवाड़ी में जो इनका बहुत प्रसिद्ध एक सम्मेलन हुआ था, जो सेशन हुआ था, उस सेशन में समाजवाद अडॉप्ट करने का रेजोल्यूशन पारित हो गया। और उसके तुरंत बाद जो बहुत सारे हमारे जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के समर्थक लोग थे, राजा जी जैसे, और उनके साथ में बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस अगले दिन ही छोड़ दी थी, यदि आपको ध्यान हो तो। और उन्होंने फिर बाद में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, कुछ लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, ये सब काम हुए। और फिर उन्होंने एक साम्यवाद आधारित अर्थव्यवस्था, जिसमें पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, उसके आधार पर ये उन्होंने आरंभ कराया। और कुछ लोगों का ये मानना है, जो इसके बारे में मेरे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, मैं पहले से आपको निवेदन कर दूं, आपके विचार सुनना चाहता हूं इस पे, कि कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू भारत को पूर्णतः साम्यवादी देश बनाने की ओर ले जा रहे थे, लेकिन बीच में चीन के आक्रमण होने के कारण उनकी ये जो योजना है वो असफल हो गई। देखिए, मैं आपको इसमें 2-3 चीज है जो हमने बताना चाहूंगा। एक मेरा चौथा चैप्टर है, प्रधानमंत्री नेहरू की वाम नीति और उनके सिपह सलार। और नेहरू ने पूरी जो विदेश नीति बनाई और अर्थनीति बनाई, वो सब सोवियत संघ को ध्यान में रखकर बनाई। अब मैं लोकसभा में एक वक्तव्य दिया गया था एम.आर. मसानी का, ये 6 दिसंबर 1950 का वक्तव्य है, ये मैं पढ़ के बताता हूँ। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने विश्व युद्ध की संभावना के संबंध में जो आशंका व्यक्त की है, वास्तव में उसमें अन्य सुदूर पूर्व म्यूनिक की संभावना के प्रति आशंका को भी समाविष्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्दा शांति या युद्ध का है। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपने चीन की बात की है इसलिए बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि यहां एक और अन्य मुद्दा मसानी कह रहे हैं लोकसभा में, शांति या फिर तुष्टीकरण का है। पंडित नेहरू द्वारा चीन के तुष्टीकरण का है, जो युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। तो आपने जो कहा वो वही बात है। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं हैरोल्ड मैकमिलन, उन्होंने 1963 में कहा, 62 में जब युद्ध हो गया, कि गुटनिरपेक्षता यथार्थता से बहुत दूर था, क्योंकि चीन द्वारा भारत पर किया गया आक्रमण यह स्पष्ट करता है कि यह नीति आक्रमण को नहीं रोक सकता। पूरी चीन नीति को, आइजनहावर का पत्र है, आइजनहावर कह रहे हैं नेहरू को कि आपके लिए खतरा चीन है, और नेहरू भेज रहे हैं अपने दूत को कि आप चीन को मान्यता दिलाइए यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन में जो जिस चीन को मान्यता थी वो राष्ट्रवादी चीन थी, जो आज ताइवान में है। माओ की चीन को नहीं थी, अमेरिका तैयार नहीं था, उसकी पूरी लॉबिंग किया नेहरू ने। और जब नेहरू ने सिर्फ यही नहीं किया, मैंने इसमें नाम दिए हैं, नेहरू ने कांग्रेस की टिकट पर कम्युनिस्टों को लड़ाया, अपने मंत्रिमंडल में कम्युनिस्टों को जिताकर लाए, और सबसे बड़ा कम्युनिस्ट तो उनका रक्षा मंत्री ही मेनन था। मेनन के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने नेहरू को पत्र लिखा कि हम आपसे जो संपर्क करेंगे, भारत और ब्रिटेन के बीच जो संबंध होंगे, वो आपके ब्रिटेन में लंदन में स्थित दूतावास के जरिए नहीं होंगे, बल्कि नई दिल्ली में स्थित ब्रिटेन के दूतावास से होंगे, क्योंकि भारत का जो ब्रिटेन स्थित, लंदन स्थित दूतावास है,
वो कम्युनिस्टों से भरा हुआ है। ये तो पत्र हैं, आप जो कह रहे हैं उसके, आप कह रहे हैं इसके सबूत नहीं है, सबूत हैं, पूरे सबूत कि नेहरू पूरे भारत को का कम्युनिस्टकरण कर, साम्यवादीकरण कर रहे थे। पूरी विदेश नीति, पूरी अर्थनीति। अब अर्थनीति देखिए, महालनोबिस दुनिया का पहला पंचवर्षीय योजना 1928 में स्टालिन ने दिया, नेहरू ने कॉपी कैट। महालनोबिस जब आए, महालनोबिस को जब लाया गया, महालनोबिस ने कहीं दुनिया नहीं देखा, रसिया गए, वहां के बड़े बांध देखे, उनके इंजीनियर को लाकर यहाँ भाखरा नागल, ये बांध वो बांध, वो पूरी कॉपी कर लिया। भारत सोवियत संघ है क्या? सोवियत संघ में जो योजना सफल होगी वही भारत में होगा क्या? और उसी बांध के नाम पे नेहरू का इतना महिमा मंडीकरण किया जाता है, और नेहरू ने उसको कॉपी कैट किया। पुनर्वास के नाम पे आज आप देखिए नर्मदा बचाओ के लिए ये कितना लड़ती रही वो जो मेधा पाटकर है। नेहरू ने कितने कितने गांव को साफ कर दिया, ये इतिहास से गायब है। मतलब भारत की मूल गांव ग्रामीण संरचना को उखाड़कर बड़े बांध आपने सिर्फ सोवियत संघ के, वो गए महालनोबिस, वहां से उठा के लाए इंजीनियर, और उनके इंजीनियरों ने नक्शे तैयार किया और यहां बना दिया गया। ये तो मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो नेहरू की अर्थनीति, विदेश नीति, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में बहस होता था तो रसिया, सोवियत संघ जिस पे आक्रमण कर रहा है, वहां से या तो भारत का प्रतिनिधि आउट हो जाता था या फिर वो सोवियत संघ का पक्ष लेता था, और जहां कभी अमेरिका ने किया वहां भारत के विरोध में खड़ा हो जाता था। तो तुम गुट निरपेक्ष रहे कहां भैया? आप तो सोवियत संघ में के पक्ष ले रहे हो उसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो ये जो पूरी ढुलमुल नीति थी, और इसका फायदा चाइना ने पूरा उठाया, और यही मसानी ने कहा कि आप चीन को तुष्ट करते रहे, तुष्टीकरण के कारण आज भारत इस स्थिति में पहुंचा है। 62 की बात है, 62 में चाइना ने अटैक किया। उस समय चाइना परमाणु शक्ति संपन्न नहीं हुआ था। 1964 में परमाणु शक्ति संपन्न चाइना हुआ है। उससे पहले कैनेडी पत्र लिख रहे हैं, कैनेडी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं एशिया का पहला परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत बने, लोकतांत्रिक इंडिया बने, मतलब लोकतांत्रिक भारत बने। पर नेहरू उसको डिनाई करते चले जाते हैं। यदि आप 62-61 में वो लिख रहे हैं पत्र, 61-62 में आप परमाणु शक्ति संपन्न होते तो क्या चाइना हमला करने की हिम्मत कर पाता? चाइना कभी नहीं करता। और ये भी आपको आश्चर्य होगा कि कैनेडी भारत की सुरक्षा में इंटरेस्ट रखते थे, नेहरू कैनेडी की पत्नी में इंटरेस्ट रखते थे। ये पत्र है, ये पत्र है ये, कि मैं पहला एक किसी राष्ट्राध्यक्ष को देख रहा हूं जो मैं उस देश की सुरक्षा में इंटरेस्टेड हूं, और ये मेरे घर की महिलाओं में इंटरेस्टेड। ये पत्र है, मैं कुछ नहीं कह रहा। और बाद में जब 62 में युद्ध हुए तो कैनेडी को 2 पत्र लिखे नेहरू ने, और नेहरू ने ये कह के लिखा कि इस पत्र को सार्वजनिक मत कहिएगा, वरना उनकी जो समाजवादी छवि खराब हो जाएगी, पूंजीवादी देश से मदद लिया। और कैनेडी, जब लोग कम्युनिस्ट एक तर्क देते हैं कि चाइना तो अपना हिस्सा लेने आया था, यदि चाइना अटैक करता तो चाइना स्वयं क्यों चला जाता? असल में अमेरिका वायुसेना भारत के पक्ष में उतरने जा रही थी, और सोवियत ये चाइना को सूचना मिल गई, चाइना बैक चला गया। ये पूरा पत्र है। बाद में जो अमेरिकी राजदूत थे यहाँ, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में पूरी बात लिखी है इस बात की, वो पत्र। और उस समय अमेरिका की सड़कों पर नेहरू के विरोध में नारे लगे कि आदमी पाखंडी है, इसकी हमें मदद नहीं करनी। तो नेहरू ने तो पूरी विदेश नीति सोवियत संघ के हवाले गिरवी रख दिया, और इनकी विदेश नीति का फेलियर, सोवियत संघ के साथ एक एग्रीमेंट किया भारत ने। हम वही जानते हैं कि इंदिरा गांधी और सोवियत संघ का एग्रीमेंट हुआ। हम ये नहीं जानते, हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया कि सोवियत संघ का नेहरू के समय भी एग्रीमेंट हुआ कि यदि कोई एक पे हमला करेगा तो दूसरे पे हमला माना जाएगा। लेकिन चाइना ने हमला किया, और चाइना ने हमला नहीं किया, माओ ने पत्र लिखा क्रुश्चेव को कि मैं भारत पे हमला करने जा रहा हूं। तो क्रुश्चेव ने कहा तो क्यूबा में मैं फंसा हुआ हूं, तुम क्यूबा में हमारी मदद करना। चाइना ने कहा यस। यानी उस पूरे एग्रीमेंट को रशिया ने ध्वस्त किया अपने भाईचारे के लिए। और बाद में क्रुश्चेव ने कहते हैं इस बात को कि भारत मेरा मित्र है पर चीन मेरा भाई। ये उस पूरे इतिहास के पोर्शन से गायब कर दिया गया है। वो मैंने दस्तावेज के साथ आपको दिया है कि सोवियत संघ से, सीपीआई से और चीन से
तीनों से पंडित नेहरू को धोखा मिला, लेकिन आखिरी समय तक उनकी आस्था कम्युनिज्म में बनी रही। ये मैंने साफ साफ लिखा है कि ये तीनों से इनको धोखा मिला। सोवियत संघ से, सोवियत संघ ने ट्रीटी को तोड़ा और चाइना को बोला यस। सीपीआई से इनकी सत्ता पलटने का प्रयास किया सीपीआई ने, और चीन से हिंद चीनी भाई भाई पंचशील के 5 सिद्धांत को चीन ने 62 में, तो तीनों कम्युनिस्ट ने इनको धोखा दिया, परंतु उनकी आस्था कम्युनिज्म में बनी रही। तो कम्युनिस्टों का यही डोलड्रम है कि इनकी स्थिति वही है कि ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, पर उससे जो छानकर इतिहास निकलता है वो बिल्कुल एक दूसरी कहानी करता है। चलिए, ये तो बात हो गई है, हमने काफी विस्तार से बात कर ली कॉमरेड नेहरू की। अब पंचमक्कारों के चूंकि ये गुरु हैं, तो मार्क्सिस्ट के अलावा मुल्ला मिशनरी और मैकाले पुत्र, इनको जो संरक्षण दिया नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में, उसके बारे में भी कुछ आप बताने का कष्ट करें। देखिए, पंचमक्कार में यदि हम पहला लें मसीह को, पहला जो वहां के ओल्ड टेस्टामेंट से यहूदी से जो है, जो पहला अलग निकला रिलीजन, ये इनका ईसाइयत का जो, तो नेहरू तो अपने आप को मानते ही थे ईसाइयत का, कि उनको तो बहुत एक्सीडेंटल लगता था कि हिंदू घर में हो। उनका रहन सहन, पहनावा, वो एक ऐसा आदमी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई, उससे पहले अपनी बायोग्राफी लिख देते हैं। यानी वो पूरी तरह से ब्रिटिश मेंटलिटी उनको, और ब्रिटिश का जो फिलिप स्प्रैट, और मैंने आपको जो बताया ये जो थ्योरी थी, जो रजनी पामदत्त और इन सब की थ्योरी कम्युनिस्टों की थी, उसमें वो फिट बैठते थे, और नेहरू को इसी तरह प्रमोट किया गया, पूरी तरह से प्रमोट किया गया। यूजफुल इडियट थे ये। हाँ, उनको उनकी पूरी मेंटलिटी जो है, आप देखेंगे, वही मैंने कहा कि वो उनकी पूरी मेंटलिटी अंग्रेजी मानस की पूरी मेंटलिटी है उनकी। और जो मसीहवाद है, उस समय ब्रिटेन जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो पूरी तरह से ब्रिटेन के हित में, जब आप कश्मीर की लड़ाई देखेंगे, और उस समय के, ये पुस्तक में मैंने लिखा है कि आप अपनी जमीन के लिए माउंटबेटन फैमिली के दबाव में, फैमिली कौन, लेडी माउंटबेटन, उसके दबाव में आप जीती हुई बाजी हार जाते हो। और वो जो आपसे आर्मी के बड़े अधिकारी हैं, उनके पत्रों से मैंने इसमें हवाले से लिखा है। तो वो पूरी तरह से उनके मेंटलिटी में, उनको उनके रहन सहन, उनका सोच, वो सब ब्रिटिश द्वारा संचालित था, और उसी लाइन पे चलते थे। हिंदुइज्म से उनकी जो नफरत है, आप देखेंगे कि जब भारत आजाद होता है और हिंदू कोड बिल पे लंबी बहस चलती है, और आपको वो दिखेगा कि वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, हिंदुओं को कोड में बांधना चाहते थे, और उनमें और राजेंद्र प्रसाद में बहस चला। कॉमन सिविल कोड जिसकी वकालत अंबेडकर कर रहे थे, वो नहीं लागू होने दिया, क्योंकि उससे वो मुल्लाबाद को नहीं सहला सकते थे, मुल्लाबाद को नहीं सहला सकते थे, और इसलिए हिंदू कोड बिल। तो हिंदू के प्रति उनके अंदर एक वितृष्णा थी, हिंदू धर्म के प्रति उनके अंदर एक वितृष्णा थी। वो तो खजुराहो के मंदिर तक को ध्वस्त कराना चाहते थे। हिंदू कल्चर के प्रति उनके अंदर एक वितृष्णा थी। वो जब खुद, और वो खुद लिखते हैं, आप जब पढ़ेंगे कि भारत एक खोज जो है, कि वो पूछते हैं भारत, ये माता कैसे हो गई भारत, वो भारत माता के कॉन्सेप्ट से भी इत्तेफाक नहीं करते। तो वो पूरे हिंदू के कॉन्सेप्ट में उनको लगता अंधविश्वास है। मुस्लिम 4 शादी कर सकता है, पर हिंदू 2 शादी करेगा तो हिंदू कोड बिल लाना पड़ेगा। तो उनको हिंदुओं से साथ, क्योंकि उनके खुद के ऐसे रिलेशन थे काफी सारे, जिसमें कि कहीं उनका दिमाग वहां फिट बैठता था। इसीलिए आप देखिए कि जॉन एफ कैनेडी की पत्नी हो या माउंटबेटन की पत्नी हो, सबका इस्तेमाल ही किया गया नेहरू को इधर से उधर करने के लिए। तो उनकी पूरी मेंटलिटी उस स्तर की। आपकी जो ये भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, इसमें कहां तक सच्चाई है कि कई लोगों का कहना है कि इसमें सिर्फ नेहरू का नाम है और वस्तुतः वो वीके कृष्ण मेनन द्वारा लिखी गई है। कृष्ण मेनन की वो लैंग्वेज नहीं है, मैंने कृष्ण मेनन की लैंग्वेज भी पढ़ी है। एक बात तो है, इस किताब में मैंने आपको दिया है कि नेहरू को ब्रांडिंग किया गया, उसमें हो सकता है कृष्ण मेनन ने लिखवाई होगी, क्योंकि नेहरू के लिए सबसे पहले एक पब्लिशर ढूंढने का काम, वो पब्लिशर जो है आपका अभी
अंग्रेजी का जो है क्या नाम है उसका, पेंगुइन। पब्लिशर ढूंढने का काम मेनन ने किया, लिखवाने का काम मेनन ने किया। ब्रिटेन वही जो मसीहवाद है उसको पुश कर रहा था। बिना बिना स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए माय ऑटोबायोग्राफी, उसके बाद रसिया, सोवियत रसिया, ये सब सारी किताब लिख दी गई। तो ये कहा जाता है कि मेनन लिखवाता था। वो मेनन की लैंग्वेज नहीं है, ये किसी और की लैंग्वेज होगी। मेनन ने लिखवाया, ये बात तो साबित है कि मेनन ही उनके लिए पब्लिशर ढूंढता था, ढूंढ कर लाया, और मेनन ही उनकी किताबों की इंटरनेशनल मार्केटिंग करते थे वहां पब्लिशर। तो मेनन ही सारा काम था, ये बात सही है। पर लैंग्वेज, क्योंकि मेनन की लैंग्वेज मैंने पढ़ी है, वो लैंग्वेज नहीं है। मेनन की अंग्रेजी बहुत क्लिष्ट है, एक्सेस क्लिष्ट है। तो ये किसी से घोस्ट राइटर से लिखवाई हुई किताब लगती है। इसलिए क्योंकि नेहरू की पूरी ब्रांडिंग पुस्तकों के जरिए की गई। इसमें मैंने लिखा है कि जो आदमी आया नहीं अभी पॉलिटिक्स में, उसकी बायोग्राफी आ जाती है। कमाल हो गया, ये तो बिल्कुल ही कमाल वाली बात है। और इस तरह से पूरा जो है, और ब्रिटेन उनको उपलब्ध करा रहा था 42 के युद्ध में, सुविधा दिया गया उनको, बैठ कर लिखो भैया। तो वो नेहरू की उस मानसिकता के साथ मैच करता है उनका नाम लेके। तो कहीं घोस्ट राइटर का तो मुझे लगता है मेनन की लैंग्वेज नहीं है। मेनन बहुत मतलब वर्तमान में आप हमारे जो जसवंत सिंह थे जैसे अंग्रेजी बोलते थे, उस तरह की अंग्रेजी है उसकी, जो कुछ समझ से बाहर हो जाता है। और ये जो है भारत एक खोज जो है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसकी अंग्रेजी समझ में आ जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझता हूँ कोई घोस्ट राइटर है जिसको बहुत ही तरीके से पब्लिक के दिमाग में घुसने जैसी अंग्रेजी में लिखवाई गई है उससे। और तो उसका जो हिंदी अनुवाद हुआ है वो पूरा जो मुल्लावादी है, वो पूरे उर्दू जनित हिंदी का प्रयोग किया गया है। हिंदी गायब है, पूरे उर्दू में उसका अनुवाद है। आप उसको, वो भी मैंने पढ़ा है, तो पूरा उर्दू अनुवाद है। वो किताब पढ़ के आपको लगेगा कि कौन से देश में पढ़ रहे हैं हम। शब्द नहीं समझ में आते, ऐसे ऐसे उर्दू के शब्द हैं। तो वो जो उनका था कि मुल्लावादी जो सोच और उनके खान पान रहन सहन, उनको जब लगा कि भारत का विभाजन के बाद उन्होंने यहाँ रोका। आपको इसमें एक और प्रसंग इसमें या फिर गुरुजी वाली किताब में मिलेगा कि वो यहाँ जब रोकते हैं मुस्लिमों को, और वो दिल्ली में भी एक कॉलोनी, फिर से मुस्लिम कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद पत्र लिखते हैं सरदार पटेल को कि ये फिर से विभाजन करवाएगा। सरदार पटेल मना करते हैं कि इनको अगर बसना है तो छितरे छितरे ढंग से बसाइए, एक जगह बसा के फिर से एक नया पाकिस्तान पैदा करोगे। फिर इन सबको मेवात में बसाया गया, जो आज मेवात इतना बड़ा जहर बन गया है। तो इनकी दिमाग तो, वो अपने आप को मुगल संस्कृति से ज्यादा इंस्पायर मानते थे। आप उनकी डिस्कवरी इंडिया भी पढ़िए तो लगता है मुगलों से इंस्पायर्ड है, एकदम बिल्कुल इंस्पायर्ड है। तो मोहम्मदवादी सोच उनके अंदर थी ही, मैकाली इंग्लिश सोच। भारत को तो वो कहते हैं कि ये भारत माता क्या है, ये क्या है माता। और नेहरू की पूरी मार्केटिंग मीडिया ने किया है, इसमें किसी को शक नहीं है। पूरा पब्लिकेशन ढूंढा गया, लेफ्ट पब्लिकेशन पेंगुइन का जो एक नया सेगमेंट्स खड़ा हुआ, वो नेहरू की पूरी मार्केटिंग करते रहे। तो नेहरू तो पंचमक्कार के एक मूर्ति है। आप एक उदाहरण ले लो और कहो पंचमक्कार इक्वल टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्लियर हो जाएगा। उनकी पूरी सोच उसी से गाइडेड थी पूरी तरह से। ये जो हमने जो टाइटल दिया है पंचमक्कारों के गुरु कॉमरेड नेहरू, तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल उपयुक्त है? मतलब वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें पांचों उस नाले में उतर जाते हैं। ये बड़ी बात है। कई लोग आपको शायद, मेरा एक दोस्त है पत्रकार है, नाम लेना उचित नहीं है, मेरे साथ दोस्त मतलब सहयोगी। मैं जब नई दुनिया दैनिक जागरण में जिस बीट पे काम करता था, वो एक दूसरे अखबार के लिए उस बीट पे काम करता था। उसने मेरी किताब को काटने के लिए नेहरू के लिए किताब लिख दी, और पब्लिशर कम्युनिस्ट। और किसी ने मुझे कहा अब आधा अधूरा फैक्ट लेके पूरी किताब लिखी। किसी ने कहा, उसको मैंने बाद के सब तथ्य बताते चले गए, बोले तो ये गायब कर दिया इसने। मैंने कहा नेहरूवादी ऐसे ही करते हैं, आधा अधूरा फैक्ट लेकर काम करते हैं। मैं कहीं पर आप देखेंगे कि जब इनका तख्ता पलटने की कोशिश होती है, आपको कई बार मेरी कहानी कम्युनिस्टों की पढ़ के आपको नेहरू से सहानुभूति भी होगी। मैं बहुत निष्पक्ष ढंग से मैंने लिखा है कि आपको लगेगा कि इनको हर कोई चीट ही कर रहा है। सीपीआई चीट कर रहा है, चीन चीट कर रहा है, सोवियत संघ चीट कर रहा है, ये आदमी तो चीट हो रहा है। कई बार आपको सहानुभूति भी होगी।
ये तो ऐसा लगता है कि ये तो मैंने अंग्रेजी में इनको लिखा है कि ये स्ट्रेटेजिकली ब्लाइंड थे, जिसको बोलते हैं ना कि राजस्थान में बोलते हैं भोला आदमी। तो ये ऐसा एक भोला व्यक्ति था जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता में एक इसको इंटरेस्ट इंटरेस्ट था। था। उसके अतिरिक्त मैं, इसको न तो कोई मैंने देश से लेना देना था, न इसको हाँ कोई राजनीति से लेना देना था। इसको एक छोटे बच्चे की तरह पढ़ा दिया गया था कि कम्युनिस्ट रशिया जो है, बोल्शेविक, ये सबसे अच्छी चीज होती है, इसी के लिए अपने को सब कुछ करना चाहिए। और वो बिल्कुल बच्चों की तरह जो भी उसको ये दिखता था कि ये कम्युनिस्ट है, उसके पीछे पीछे घूमता रहता था, भले वो इसको लात मारता रहे। और इसमें ब्रिटेन लिखता है, फिर CIA भी लिखा है कि नेहरू के साथ जो वीके कृष्ण मेनन लगाए गए, उनको लेखक बनाने से लेकर उनकी विदेश नीति और उनकी जो युद्ध नीति सब तय करने के लिए वो वीके कृष्ण मेनन बहुत बड़ा कम्युनिस्ट थे, घोषित कम्युनिस्ट थे। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके दूतावास से हम संपर्क नहीं रखेंगे। और इसमें मैंने मथाई की किताब गायब है, वो नहीं आती, पर मथाई की किताब मुझे उस जमाने के एक व्यक्ति के घर से मिला, उनको पढ़ के फिर मैंने उनको रिटर्न कर दिया था। तो वीके कृष्ण मेनन को लड़की और नशा, जो सफेद पुड़िया है, इसमें डुबाकर भारत की पूरी नीति बनवाई गई। इस आदमी को, जो ज्यादातर लड़कियों से संपर्क पर जो बीमारी होता है यौन जनित, वो बीमारी तक इसको हुआ, साइकोलॉजिकली आदमी। और नेहरू को ये सब जानते हुए नेहरू ने इनको बनाए रखा, और नेहरू इसको चुनाव जितवाने के लिए एड़ी चोटी लगाए रखे। यानी नेहरू पूरी तरह से वीके कृष्ण मेनन गाइडेड थे, और वीके कृष्ण मेनन ब्रिटिश कम्युनिस्टों द्वारा गाइडेड थे, ब्रिटिश कॉमिंटर्न उनके द्वारा गाइडेड थे। ये पूरी नीति, नेहरू तो एक सही में मुखौटा थे, वीके कृष्ण मेनन। अब वीके कृष्ण मेनन ने कैसे नुकसान पहुंचाया? कहा हमें सेना की क्या जरूरत है, और भारत में उस समय हथियार की आपूर्ति बंद करा दिया कि हम साम्राज्यवादी देश से नहीं लेंगे, ब्रिटेन से, अमेरिका से नहीं लेंगे। चाइना अपने आप को मजबूत कर रहा है, और वीके कृष्ण मेनन कर रहा है कि हमें तो साम्राज्यवादी देशों से हथियार नहीं चाहिए। कैसे भारत को डैमेज किया गया है, ये पूरा अब मुझे खुद ही दोबारा मुझे लिखना पड़े तो ये किताब मैं नहीं लिख पाऊंगा, ये बात सच है। एक मानसिक स्थिति होती है उस वक्त की, जो लिख दिया हमने, इतने रेफरेंस, इतना पढ़ना, सारे दस्तावेज अंग्रेजी में, सारे दस्तावेज कम्युनिस्टों के लिखे किताब में, तो वो, और हमारे थॉट्स में तो लिखे नहीं गए हैं, वो बड़ी दिक्कत है वहां पे। तो पूरी तरह से नेहरू का एक मूर्ति, आइकन बनाया गया, और वो भारत पे थोप दिया गया, वो आज तक थोपा हुआ है। बहुत अच्छे, आपने बहुत ही सुंदर रूप से इस पूरे प्रकरण की व्याख्या कर दी है, और इसके लिए मैं आपका निश्चित रूप से बहुत आभारी हूँ। मैं अपने दर्शकों को भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये इनकी पुस्तक जो है, ये कहानी कम्युनिस्टों की, ये नई वाली, नई वाली ये मेरे पास पुरानी वाली है, अब नई वाली दिखा रहे हैं आप। ये नई वाली आपकी, ये क्या आगे क्या अमेज़न पे है? संजय जी, मैंने एक और लड़ाई लड़ी, जब ब्लूम से मैंने किस पुस्तकें छीनी, तो मैंने अमेज़न पे ना जाने का निर्णय लिया, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं के साथ जो वहां हो रहा है मुझे लगा, और इसलिए मैंने अपना कपोत, मैं आपको भिजवाऊंगा, मैं दिल्ली आता हूं तो, या फिर मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं भिजवा दूंगा। मैंने कपोत.in नाम से ई-कॉमर्स से इंडियोलॉजी से जुड़ी हुई सारी पुस्तकों के लिए शुरू किया है, और उसमें अभी मैंने प्रभात प्रकाशन के साथ टाई अप किया है, चौखंबा के साथ टाई अप करने जा रहा हूं, सारी पब्लिकेशन, वॉइस ऑफ इंडिया के साथ, सिर्फ इंडियोलॉजी से जुड़ी हुई पुस्तकें वहां होंगी। और वहां लोगों का इतना स्नेह है कि ये पुस्तक अब समाप्ति की ओर जा रही है, पर जो हमने यहाँ से शुरू किया था, 1000 कॉपी लास्ट है, मतलब जा रही है, समाप्ति है। तो अमेज़न पे किंडल आएगा, या कोई और सेलर बेचना चाहे बेचेगा, कपोत नहीं जाएगा। ये मैंने एक निर्णय लिया है, और इस निर्णय के साथ मेरी टीम जुड़ी हुई है, खड़ी है, और मैं भी कोशिश करूंगा कि बेस्ट सेलर जो हमारे यहाँ होंगी उसको घोषित करना, जैसे नीलसन अमेज़न करता है, रैंकिंग, ये सब, क्योंकि बेसिकली ये पुस्तक बेसी होगा, वैचारिक ही होगा। तो अमेज़न पर नहीं है, मैं आपको भिजवाऊंगा, आप मुझे पता भेज दीजिएगा। और मेरी कुरियर सेवा जो है देश में सब जगह जा रही है, 14-15 कुरियर, शिप रॉकेट के साथ हमने टाई अप किया है,
और अब मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस भी ले रहा हूं, जो विदेश के दर्शक पाठक चाहते हैं वो, तो उनके पास भी पुस्तक चली जाएगी। ब्लूम्स ने आज तक मेरी किताब विदेश नहीं भेजी, तो कपोत भेज पाएगा। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे कॉमरेड नेहरू को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया है। उस प्रतिस्थापना करने के लिए उनकी आपने प्राण प्रतिष्ठा आज की है दोबारा कॉमरेड नेहरू के रूप में। इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचार से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे पाठकों दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले नव वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.